तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि कोई यदि बॉडी है तो उसको चार्ज किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब वे टू चार्ज करने के तरीके हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ भी देखेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चल रहा है आपका फिजिक्स का, उसमें आपका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और चार्ज के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी न्यूट्रल होता है आपका। तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ये लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, वे टू चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसमें हमको यही समझना है। तो तीन मेथड यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है चार्ज या चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाकर चार्ज करते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड मेथड आपको क्या समझना पड़ेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें कि विदाउट कांटेक्ट दो बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में समझेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब दो बॉडी को रब करके और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोगों को कांटेक्ट में लाने की जरूरत है। ठीक है, कांटेक्ट में लाकर हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या फिर बॉडी को चार्ज करने के लिए विदाउट कांटेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिना कांटेक्ट में लाए भी बॉडी को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, या फिर दो बॉडी को आपस में रब करके भी उसको चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर तीन मेथड है जिससे कि हम लोग समझेंगे कि किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शंस, यानी कि दो बॉडी को कांटेक्ट में लाने से किस तरीके से चार्ज हो जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट में एक बॉडी लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी हो। क्या हो, तो यहां पर आपको एक बॉडी मान लीजिए हमने ले लिया जो कि निगेटिवली चार्ज है ये बॉडी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जो ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज है और एक दूसरी बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल है, एक दूसरी बॉडी जैसे ही हम लोग यहां पर लेते हैं जो कि आपका न्यूट्रल है, तो मान लीजिए एक बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल है आपका। ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये बॉडी आप देख रहे हैं कि क्या है, चार्ज्ड है। चार्ज्ड मतलब आखिर होता है क्या है, देखिए हर एक बॉडी सबसे पहले न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल रहेंगे तो वो बॉडी अंदर से स्टेबल है, वो किसी भी तरीके का कोई चार्जिंग प्रोसेस दिखाएगी नहीं। तो अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव का जो संख्या है उसको यदि हम लोग डिसबैलेंस कर दे, ऊपर या नीचे कर दे, तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी और एक फोर्स क्रिएट करना, अट्रैक्शन या रिपल्सन करना शुरू कर देती है। तो इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि कांटेक्ट में लाकर दो बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉडी है जो निगेटिवली चार्ज्ड है और इस बॉडी को हमको चार्ज करना है जो न्यूट्रल है, तो इसको हम लोग क्या किए, इसके कांटेक्ट में ला दिए। कुछ समय के बाद क्या होगा कि इसमें से कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करेगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और आपको कुछ देर के बाद दिखेगा यदि दोनों बॉडी का शेप, साइज, ये सब कुछ सेम है, मैटर भी सेम है, तो आपको कुछ समय के बाद दिखेगा कि दूसरी वाली जो बॉडी थी और पहली वाली जो बॉडी थी वो दोनों में इक्वल
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि इसमें 4 नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आपको 2 हो जाएंगे और इसमें आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वली चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है सर, ऐसे क्यों होगा? अब देखिए, आप मान लीजिए कि 2 टंकी है आपके पास, एक टंकी में ज्यादा पानी है और दूसरे में कम है। तो जब पानी का ट्रांसफर एक टंकी से दूसरे टंकी में होगा तो तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों का डेप्थ सेम लेयर पर आकर रुक नहीं जाता है। ठीक है, तो यदि सेम हो जाएगा, मान लीजिए हम आपको कोई चीज देना चाहते हैं तो तब तक देंगे ना जब तक कि मेरे इक्वल अपना हो जाए। एक देने की कैपेसिटी होती है, हम अपने से ज्यादा आपको कैसे दे सकते हैं। तो यदि मटेरियल, शेप, साइज सब कुछ सेम है तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यदि इस बॉडी में Q चार्ज है तो आपको कुछ समय के बाद दिखेगा कि Q/2 इसमें हो जाएगा और Q/2 इसमें हो जाएगा, मतलब इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस रहा चार्जिंग बाय कंडक्शंस, चार्जिंग बाय कंडक्शंस। ठीक है, अब हम लोग बिना कांटेक्ट में लाए भी किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चलिए मान लीजिए इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो आपके पास सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, सपोज करते हैं आपके पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, और इसके बगल में एक और आप क्या कीजिए, बॉडी ला दीजिए यहां पर जो कि चार्ज बॉडी है। मान लेते हैं कि ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है। क्या है? निगेटिवली चार्ज है। तो अब ये होगा क्या कि निगेटिव आपको पता है कि पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया इससे अट्रैक्ट होकर और सारे निगेटिव इधर हो गए। ठीक है, अब होगा क्या कि इस बॉडी को हमें चार्ज करना है तो इसको अर्थिंग हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग अर्थिंग कर देंगे तो आपको पता है कि अर्थ इज अ ओशियन ऑफ चार्ज। आपको पता है कि अर्थ इज अ ओशियन ऑफ चार्ज। इसमें बहुत सारे आपको चार्ज देखने को मिलते हैं अर्थ के अंदर, ये महासागर है चार्ज का। ठीक है, तो यहां पर जैसे इस बॉडी को अर्थिंग करेंगे इसके जो निगेटिवली चार्ज है वो फ्लो होकर आपके अर्थ में चले जाएंगे और ये बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जिसमें कि हम लोग बिना कांटेक्ट में लाए इस बॉडी को क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि एक दूसरी बॉडी ले और दूसरी बॉडी लेकर और इसके बगल में इस तरीके से करके यदि हम लोग ऐसे करके कांटेक्ट में लाके रख देते हैं, जो ये बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसके निगेटिव क्या होंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा कि ये वाला कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बॉडी वापस से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कर सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस। ठीक है, फ्रिक्शन करके कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो आप लोगों को जूनियर क्लास में भी ये बताया गया होगा। जैसे कि आप लोग बैलून लेते होंगे और उसको ऐसे करके अपने सर में रगड़ कर दीवार पर चिपकाते होंगे तो चिपक जाता है। ठीक है, आप लोग वो जो लिखो फेंको आपका जो पेन था उसको रगड़ने के बाद आप करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाता है। तो दो बॉडी को आपस में रब करने के बाद भी क्या होता है, चार्जिंग होने लगता है। यदि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, आपस में रब करेंगे तो इससे भी एक बॉडी क्या कर सकते हैं, दूसरे के कांटेक्ट में आकर रब होने से चार्ज हो सकता है। याद रखिएगा, जब बॉडी चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उस समय मास का भी ट्रांसफर होता है। तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज का मतलब समझ में आ गया कि जब तक कोई बॉडी चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर सकता है। समझ गए, क्योंकि हर एक बॉडी न्यूट्रल है, सबके अंदर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का अनस्टेबिलिटी नंबर संख्या में इधर उधर नहीं करेंगे तो बॉडी चार्ज नहीं होगा। चलिए, तो ये रहा आपका चार्ज के बारे में। और इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि आप टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ।
ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ में आपको इंटरेक्शन ऑफ चार्ज दिखाया जाता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस दिखाया जाता है। कूलम्ब्स लॉ में आपको क्या दिखाया जाता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो इसमें आपको इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस दिखाया जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में आपने क्या देखा था कि दो तरह के आपके चार्ज हैं, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि जब निगेटिव और निगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये रिपेल टू ईच अदर करते हैं, मतलब रिपल्सन दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक चार्ज यदि पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, या एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो यहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा दो चार्जों के बीच में। ठीक है। दो चार्ज के बीच में आपको अगर अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में आपको अट्रैक्टेड फोर्स देखने को मिलेगा। और यदि दो चार्ज आपके सेम है, मतलब कि सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो आखिर ये रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन होगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से हम लोग यही समझते हैं कि यदि फोर्स क्रिएट होगा तो वो कितना फोर्स होगा। ठीक है। कितना फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्सन होने वाला है। फिर से एक बार बताएं तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या समझते हैं कि यदि दो चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कितना फोर्स क्रिएट होने वाला है, उसी का मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड इसमें फाइंड किया जाता है उस फोर्स का। इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अब देखिए, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था। ग्रेविटेशन में क्या आपने देखा था कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों बॉडी के सेंटर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन चार्ज की बात करें तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों लगते हैं। लेकिन कहानी कुछ वैसा ही है यहां पर भी कि जब दो बॉडी आपस में फोर्स लगाती है, तो मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो आपने यहां पर क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स दोनों के बीच में जो लगेगा, और ये मान लीजिए डिस्टेंस r है, तो G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो वैसे ही यहां पर भी कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मान लीजिए आपका यहां पर कोई एक चार्ज है, सपोज करते हैं कि ये एक चार्ज है, मान लीजिए कोई एक चार्ज है। ठीक है। हाँ, और यहां भी कोई एक चार्ज है। ठीक। इन दोनों के बीच में, ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो ये जो फोर्स क्रिएट होता है ये एक सेंटर से होता है। ठीक है। ये फोर्स कहां से लगेगा, आपको सेंटर से लगने वाला है। ठीक ना। और मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस r है। ठीक है। तो यहां भी आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि फोर्स ऑफ जो ये चार्ज के बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, Q1 एंड Q2 के। Q1 Q2 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। जैसे इसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, तो यहां भी आपको दिखने वाला है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये Q जो है आपका चार्ज के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है। यहां पर आपने देखा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, तो यहां भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। जैसे इसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ था कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, तो यहां भी आपको जो फॉर्मूला क्रिएट होने वाला है ये कुछ ऐसा ही होगा कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू K। जैसे कि यहां पर G कांस्टेंट आया ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक आपका कांस्टेंट टर्म आएगा, तो
तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला एक फॉर्मूला कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपने ये समझ लिया। अब यहां पर सवाल है कि सर जैसे यहां पर G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यहां भी क्या है आपका K एक कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में आपको बस डिफरेंस बता दे तो G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम चाहे कोई भी हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पर जो K है ये डिपेंड ऑन मीडियम, ये डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, वैसे इसके ऊपर एक अलग से आपका वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं K के बारे में, आखिर इसको हम लोग कहते क्या हैं। ठीक है, जैसे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके लिए भी कोई अपना एक पर्सनल नाम होता होगा। चलिए, K जो होता है वो आपका डिपेंड ऑन मीडियम होता है, डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। आपका मीडियम यदि चेंज होगा तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर भी फर्क पड़ने वाला है। डिपेंड करता है कि दो चार्ज किस मीडियम में है, उस पर इसका फोर्स डिपेंड करता है। तो जो आपका K है वो भी डिपेंड करेगा मीडियम पर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अगर आप वैक्यूम में कर रहे हैं तो अलग होगा। ठीक है, तो देखिए K जो होता है तो K इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर समझेंगे। ठीक है, अभी जनरली अगर इसका हम लोग वैल्यू देख ले तो वैक्यूम में K इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम में इसकी ये अपना वैल्यू होता है। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में समझेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि K इज अ डिपेंड ऑन मीडियम, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। K का आपका वैक्यूम में वैक्यूम अगर यदि आपके पास है या फ्री स्पेस है तो K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां तक रहा आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी और कूलम्स लॉ के बारे में समझते हैं। यदि हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख ले, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, चलिए इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म यदि देखते हैं तो सपोज करते हैं कि ये एक चार्ज है। ठीक है, और ये आपका दूसरा चार्ज है, यहां से इनके बीच एक फोर्स क्रिएट होगा। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर चार्ज है। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो F वेक्टर 1 2। ठीक है, और इसके ऊपर जो आपका 1 जो होगा 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो F2 1 की वजह से। ठीक है, कि फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो 2 की वजह से जो 1 पे फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, F वेक्टर 1 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे F वेक्टर 2 1। ठीक है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है R, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड R। इसकी वजह से देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2। ठीक है, ये आपका साइन हो गया, और इसको कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है ना। अब इसका वेक्टर फॉर्म यदि हम लोग देखें तो हम लोगों ने, चलिए तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2
अपॉन में मोड आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2, और इसके ऊपर यदि हम लोग इस तरीके से करके कैप लगा देते हैं, कैप, तो आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर में कि यदि ए वेक्टर के ऊपर यदि कैप लगा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन में मोड ए, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग अब कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में मोड आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मोड R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहां से आपका कैसे होगा, तो यहां से चलिए आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में, अब इसको और इसको यदि मल्टीप्लाई किए तो आपका हो जाएगा R1 माइनस R2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, F12 के लिए आपका ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग F21 के लिए देखें, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से F21 के लिए हो सकता है। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी आप दो चार्ज के लिए देख रहे हैं, यदि दो चार्ज के बाद यदि तीन चार्ज आ जाए या चार चार्ज आ जाए तो किस तरीके से हम लोग एफ नेट निकालेंगे किसी भी चार्ज पर, वो हमको समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि किसी एक बॉडी पर ए नंबर ऑफ चार्जेस, दो या दो से ज्यादा चार्जेस यदि फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग उस चार्ज का एफ नेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है Q3। तो इसके ऊपर यदि हमको एफ नेट निकालना है कि कितना इसके ऊपर आपका जो एफ नेट ऑन, हाँ, Q2 चार्ज पर अगर हमको एफ नेट निकालना है तो कितना इसके ऊपर टोटल फोर्स अप्लाइड होगा, ये कैसे हमको पता चलेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है, तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लगाएगा इस तरीके से रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस बॉडी के ऊपर मतलब कि Q2 के ऊपर Q3 की वजह से जो चार्ज लग रहा है और इस Q2 के ऊपर जो Q1 की वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, Fq2 Q3 और यहां पर Fq2 Q1 की वजह से यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहले तो एक ही लगता था, उसका हम लोग कर लेते थे, लेकिन यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर एक चार्ज पर n नंबर ऑफ चार्जेस फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यदि किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो यहां पर हमको वेक्टर सम कर लेना है। क्या करना है, वेक्टर सम कर लेना है। यदि F ऑन टू चार्ज, सेकेंड चार्ज पर एफ नेट यदि हमको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर सम कर लेना है। F21 प्लस F23, ये यदि हम लोग कर लेते हैं यहां पर, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा कि इसका एफ नेट हमको निकल जाएगा। F12 इज इक्वल टू आपको क्या करना है, F21 प्लस F23 का वेक्टर सम कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, एफ नेट क्या है वो हमको फाइंड हो जाएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है, और यहां पर एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल कर देखते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है और यहां भी साइड ए है। यहां पर जो आपका चार्ज रखा गया है ए पोजीशन पर, एक रखा गया है बी पर, यहां पर सी पर, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। अब हमको निकालना है कि इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू निकाला जाए। तो Q1 की वजह से जो Q3 पर फोर्स लगेगा, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इस पे आपका फोर्स लगने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और Q2 की वजह, Q3 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब आपको बता दे इस फोर्स को क्या बोल लेंगे, F Q3 ड्यू टू Q1 एंड F Q3 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q2 की वजह से जो Q3 पर फोर्स लग रहा है और यहां पर Q3 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो इसका हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जैसे कि रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अगर इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए, ये जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का आपका हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इसका हमको सम निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा है कि एफ नेट ऑन Q3 अगर करना है, इसका हम लोग वेक्टर सम करेंगे। कैसे करना होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो एफ ऑन Q3 ड्यू टू Q1, तो ये दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, तो Q3 इंटू Q1 करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर अपॉन में डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, a स्क्वायर। यदि हम लोग यहां पर करें Q3 के ऊपर ड्यू टू Q2, तो ये निकलेगा कि Q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ये दोनों f बराबर आ रहे हैं तो इसको हम लोग f से इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कि f ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो क्या हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दो है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक। यहां पर कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। चलिए क्या हो गया, f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू f स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, 1/2, 2 से 2 गया यहां पर, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट f स्क्वायर, यहां पर बच गया तो हो जाएगा 3f स्क्वायर, f स्क्वायर बाहर आएगा तो f अंडर रूट 3 आपका f नेट फोर्स ऑन Q3 हो जाएगा, ठीक है। f का वैल्यू क्या था, KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। f का क्या वैल्यू यहां पर हम लोगों ने निकाला था, KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट 3। तो ये आपका F नेट फोर्स ऑन Q3 आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो हम लोग उसका वेक्टर सम करके निकाल सकते हैं। तो पॉलीगन टाइप में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अलग अलग वेराइटी है, उसके लिए भी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है इसका। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं
और नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेलकम टू माई चैनल।